हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 9th आईसीएसई की ट्रेजर चेस्ट बुक का एक प्रोज डिस्कस करेंगे। उसका नाम है द होम कमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये जो कहानी है इससे हमारा मेन कैरेक्टर छोटा सा लड़का है जिसका नाम है फटिक, और उसका एक्सपीरियंस अपने घर में उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलती क्योंकि उसकी मदर उसके छोटे भाई से ज्यादा अटैच्ड है। और वैसे तो उसकी माँ उसको प्यार करती है, लेकिन प्यार करने का तरीका ऐसा है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है फटिक के साथ क्योंकि उसे चिंता है उसके फ्यूचर की। और उस चक्कर में क्या होता है कि फटिक फाइनली कहानी में मर जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने घर से अलग होता है लेकिन वो घर वापस जाना चाहता है। घर वापस जा नहीं पाता क्योंकि वो अपने मामा जी के साथ कलकत्ता चला जाता है, लेकिन वो अपने घर को मिस करता है, अपने माँ के प्यार को मिस करता है। बहुत ही टचिंग सी स्टोरी है जिसमें बेसिकली हमारे राइटर हमें बताना चाहते हैं कि बच्चों की इमोशंस और फीलिंग्स कई बार सप्रेस हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अटैच नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। Patik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. Now, ringleader means leader. सारे जो गलत काम है, जो शरारतें हैं, उसमें वो लीड करता था सबको। एंड मास्ट इज द अपराइट सपोर्ट फॉर द सेल्स। जैसे कि अगर ये बोट है हमारी तो उसमें एक सीधी ऐसे स्टिक लगी होती है जिसके ऊपर सेल्स लगाई जाती हैं। सो दिस स्टिक इज द मास्ट। सो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है फटिक चक्रवर्ती, और ये कहा जाता है कि वो बहुत शरारती था, गांव में सारे बच्चों का लीडर था शरारतें करने में। अब उसके दिमाग में एक और शरारत आई। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ है और उसमें से मास्ट बनाया जाएगा एक बोट का। तो उसके मन में क्या शरारत आई? ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. Unanimously means without opposition, means सारे जो बच्चे थे वो शामिल थे और सभी ने मान लिया कि हाँ चलो ये करते हैं। क्या करना था? उन्होंने सोचा कि चलो इस लॉग को पुश करके इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं ताकि इसके मालिक को हैरानी होगी कि भाई ये इस जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गया। और सभी बच्चों ने हामी भरी कि हाँ चलो ऐसा करते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. Sauntered up means walked in a slow, relaxed manner. जैसे ही वो उस लॉग को पुश करने वाले थे, फटिक का छोटा भाई माखन आ गया और बड़े आराम से चलते हुए उसने उस लॉग के ऊपर जाकर वो बैठ गया। और सभी लोग कंफ्यूज थे कि भाई ये अब इस लॉग पर बैठा है तो हम इसे धक्का देके हिलाएंगे कैसे। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Patik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I'll thrash you. Now, here timidly means in a manner that shows a lack of courage or confidence, and thrash means beat with a stick as a punishment. तो कई बच्चों ने तो थोड़ा सा मक्खन को धक्का भी देने की कोशिश की, उसे कहा भी कि भाई यहाँ से हट जाओ, हमें इसको धक्का देना है, लेकिन वो लोग बेचारे ऐसे थे, डरते डरते ऐसा कर रहे थे, तो मक्खन पे कोई असर नहीं पड़ा और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई यंग फिलोसोफर है जो कि ऐसे पोज बनाकर मुद्रा में वहां पर बैठ गया है, मेडिटेशन कर रहा है और वो ये कहना चाहता है कि जो तुम शरारतें करते हो ना, इसका बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब माखन के बिहेवियर को देख के फटे को गुस्सा आ रहा था, तो उसने माखन को कहा कि अगर तुम अब यहाँ से नहीं हिले ना तो मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन। अब माखन भी कम नहीं था, वो फटिक की बात से भी डरा नहीं और बड़े आराम से और अच्छी कंफर्टेबल वे में वहां पर बैठ गया जमकर। Now if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at the crisis. Regal means grand and dignity means respect. अब अगर फटिक को इतने वो गैंग का लीडर है तो उसे अपनी इज्जत का सवाल है, उसे अगर अपनी इज्जत मेंटेन करके रखनी है
तो उसने अभी अभी जो माखन को कहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, अब तो उसे वो करना पड़ेगा, क्योंकि माखन तो वहां से हिल ही नहीं रहा, ना ही वो उसकी बात से डर रहा है. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Fertile means intelligent, seized means grasped, and maneuver is movement, amusement means fun and laughter. अब फटिक का जो दिमाग है उसे फर्टाइल कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे नए नए आइडियाज आते रहते थे, तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और उससे क्या होगा, उसके भाई को भी प्रॉब्लम होगी और सब लोगों को बहुत मजा आएगा, अच्छी हंसी उड़ाएंगे. तो उसने अपने दोस्तों को ऑर्डर दिया कि इस लकड़ी के टुकड़े को धक्का दो. तो जब वो इसे धक्का देंगे तो माखन खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा. जैसे ही उसने ऑर्डर दिया तो सबने उसे रोल किया और लॉग भी लुढ़का और उसके साथ माखन भी लुढ़का. माखन heard the order and made it a point of honor to stick to it. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. Stick on means determined and point of honor means it was a matter of self-respect. उसकी इज्जत का सवाल था. Overlook means ignored and peril is danger. अब माखन ने भी सुना कि फटिक ने ऑर्डर दिया है, अब सब लोग इस पेड़ की लकड़ी को हिलाएंगे, लेकिन उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए वो वहीं पर बैठा रहा, वो हिला नहीं. और उसने ये चीज नहीं सोची कि अगर वो उस लकड़ी को धक्का देंगे तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता है, इसमें खतरा है उसकी जान को, उसने ये चीज के बारे में नहीं सोचा. The boys began to heave at the log with all their might, calling out 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory and all. Glory means honor and respect. तो ये जो बच्चे थे जो इस लकड़ी को धक्का लगा रहे थे, उन्होंने कहा 1, 2, 3 और गो. गो बोलते ही उन्होंने जोर से लॉग को पुश किया और जैसे ही लॉग को पुश किया, लॉग भी वहां से लुढ़का और साथ ही साथ माखन भी लुढ़क गया. और जैसे ही वो लुढ़का, उसकी सारी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई. All the other boys shouted themselves hoarse with delight. But Fatik was a little frightened. He knew what was coming. And sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. Hoarse means rough and harsh and fury is anger. तो सभी लड़के इतनी जोर जोर से चिल्लाकर जोर लगा रहे थे और उन्होंने बहुत सारी ताकत लगा के उस लकड़ी के जो वुड का जो पार्ट था उसे बहुत दूर तक वो ले गए. और अब फटिक को तो पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे कि माखन जोर जोर से रो रहा था, वो इंजर हो गया था, तो फटिक को पता था कि अब क्या होगा. माखन rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like the Furies. So माखन जैसे ही उठा मिट्टी में से, वो जोर जोर से रो रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था और गुस्से से चिल्ला रहा था, और अब वो अपने भाई पे अटैक करने वाला था. He rushed at Fatik and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. The first act of the drama was over. तो माखन ने क्या किया, उसने फटिक पर हमला किया, उसके चेहरे पर स्क्रैच किया, उसे मारा, किक किया और फिर रोता रोता घर चला गया अपनी माँ को शिकायत लगाने के लिए. और उसके साथ ही पहला सीन खत्म हो गया. Fatik wiped his face and sat down on the edge of the sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark moustache stepped on shore. Sunken is submerged in water and barge is a long flat-bottomed boat. अब जब माखन वहां से चला गया उसे मार पीट के, तो फटिक एक बार शांत हो गया, वो वहां पर बैठ गया, उसने अपने चेहरे को साफ किया और वहां पे ही वो जो लकड़ी का टुकड़ा था उसके ऊपर वो बैठ गया और वहीं से घास का एक टुकड़ा काट के उसे खाने लग गया. तभी उसने देखा कि वहां पर एक बोट आकर रुक गई और उसमें से एक मध्यम उम्र का आदमी जिसके ग्रे हेयर थे, डार्क सी मुस्टैच थी, वो बोट से निकल के फटिक के पास आया. He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. Fatik went on chewing the grass and said, over there. But it was quite impossible to tell where he pointed. तो ये जो आदमी आया था बोट में से, इसने फटिक से पूछा कि चक्रवर्तीस कहाँ रहते हैं. बेसिकली चक्रवर्तीस फटिक की ही फैमिली है, लेकिन फटिक ने ऐसे घास चबाते चबाते कहा वहां रहते हैं, लेकिन वो कहाँ की तरफ इशारा कर रहा था ये क्लियर नहीं था.
The stranger asked him again. He swung his legs to and fro on the side of the barge and said, "Go and find out," and continued to chew the grass as before. अब वो जो व्यक्ति था उसने दोबारा से पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। तो फटेक ऐसे ही बड़े रिलैक्स वे में अपनी टांगे हिला रहा था, घास को चबा रहा था, तो उसने कहा खुद जाकर पता कर लो। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. Fatik refused to move, but the servant was the master on this occasion. He took Fatik up roughly and carried him, kicking and struggling in impotent rage. Impotent means powerless and rage is anger. तो थोड़ी देर बाद उसके फटिक के घर से एक नौकर आता है और फटिक को कहता है कि तुम्हारी माँ ने बुलाया है। फटिक कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नौकर ने उसे गोदी में उठा लिया और फटिक उसे जोर जोर से किक मारता है और रिबेल करता है कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। सर्वेंट उसे उठाकर ले जाता है। इम्पोर्टेंट रेज मीन्स फटिक के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो पावरलेस है क्योंकि ऑब्वियसली वो जो सर्वेंट है वो उससे बड़ा है और उसने उसे ऐसे पकड़ा हुआ है कि फटिक उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये सर्वेंट फटिक को उठाकर घर ले जाता है। When Fatik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again?" Fatik answered indignantly, "No, I haven't. Who told you that?" Indignantly means hatefully. अब यहाँ पे हमें पता चलता है ना कि फटिक और उसकी माँ के बीच में किस तरह का रिलेशन है। जैसे ही फटिक घर गया, उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा कि तुम माखन को मार रहे थे, तो उसने भी नफरत भरी आवाज में कहा कि नहीं, आपको ऐसा किसने कहा। His mother shouted, "Don't tell lies. You have." Fatik said suddenly, "I tell you, I haven't. You ask Makhan." But Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Fatik did hit me." अब उसकी माँ ने फटिक को कहा कि झूठ मत बोलो, लेकिन फटिक ने कहा कि अरे नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, माखन से ही पूछ लो। तो माखन ने तो जो चीज पहले कही थी वही उससे दोहरा दी और उसने कहा कि हाँ, फटिक ने मुझे मारा है, जबकि ऐसा सच नहीं है। Fatik's patience was already exhausted. He could not hear this injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows. "Take that," he cried, "and that for telling lies." अब फटिक की पेशेंस तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसे माखन पर गुस्सा भी आया हुआ था। देखिए, फटिक ने माखन को डायरेक्टली नहीं मारा, वो तो माखन ही उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हटा। तो जब उन्होंने उसे धक्का मारा तो माखन को भी धक्का लगा और वो भी जाकर नीचे मिट्टी में गिर गया। लेकिन फटिक ने उसे मारा तो नहीं था डायरेक्टली, तो यानी कि माखन झूठ बोल रहा था। तो फिर फटिक ने क्या किया, अब उसने माखन को सच में मारा, खूब अच्छे से जम के उसकी पिटाई की। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" अब फटिक की मदर को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो माखन की साइड लेती है और वो फटिक को पीछे खींच के उसको पीटती है और कहती है कि तुम अपने भाई को मार रहे हो। तो फटिक क्या करता है, वो अपनी माँ को भी धक्का मारता है। तो वो उसे कहती है कि तुम विलन हो। विलन क्या होता है, एक बुरा व्यक्ति जो बुरे काम करता है, और अब तुम अपनी माँ को भी मार रहे हो। तो हम देख रहे हैं ना कि एक बच्चे और उसकी माँ के बीच में कितना हेट्रेड भरा रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली एक जो पेरेंटल अफेक्शन है वो फटिक को नहीं मिल रहा। It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. Critical is important, crucial, and juncture is the point in time, and looked sheepish means looked foolish. तभी वो जो व्यक्ति मिला था ना फटिक को, जो बोट में से उतरता है, वो उनके घर पर आ जाता है और वो पूछता है कि अरे क्या हो गया है। तो बेचारा फटिक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सी शक्ल बना के खड़ा है और उसे थोड़ा शर्मिंदा भी फील हो रहा है कि किस तरह से एक फाइट का सीन क्रिएट हुआ है उनके घर में। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" तो वो जो स्ट्रेंजर है जो फटिक को नदी के किनारे मिला था, वो फटिक के मामा जी हैं। तो जैसे ही फटिक की माँ उन्हें देखती है तो अभी तो गुस्से से भरी हुई थी, फिर वो एकदम से हैरान हो जाती है अपने भाई को देखकर और कहती है, "अरे भैया, आप कहाँ से आए हैं?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay.
his sister had lost her husband while he was in Bombay. So अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि वो उसे कहती है दादा. नाउ बंगाली लैंग्वेज में भाई को दादा कहते हैं. तो जैसे ही वो अपने भाई से मिली वो आगे की तरफ झुक गई और उनके पांव हाथ लगाए. और जब फटिक की माँ की शादी हुई थी तब उसका भाई बॉम्बे चला गया था काम करने के लिए और इसी दौरान फटिक के पिताजी का देहांत भी हो गया था. Bishambar had now come back to Calcutta and had once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. Hasten means hurried. So फटिक के मामा जी का नाम है बिशंबर. वो कलकत्ता में रहते हैं और जैसे ही वो कलकत्ता वापस आए उन्होंने अपने बहन के बारे में पूछताछ की और जब पता चला कि वो कहाँ रहती है तो वो उसको मिलने चले आए. The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient and wild. Perpetual means continuous and nuisance means cause of annoyance. तो कुछ दिनों तक तो उनके घर में बहुत ही खुशी भरा माहौल था क्योंकि मामा जी आए हुए थे. तो बिशंबर ने अपनी बहन से उसके दो बेटों की पढ़ाई के बारे में भी पूछा. तो बहन ने क्या कहा कि फटिक तो हर वक्त उसे बहुत ज्यादा तंग करता रहता है. वो लेजी है, उसका ऑर्डर भी नहीं मानता और बहुत जंगली किस्म का बच्चा है. बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, as quiet as a lamb and very fond of reading. Bishambar kindly offered to take Fatik off his sister's hands and educate him with his own children in Calcutta. As good as gold means बहुत ही अच्छा है, बहुत ही precious है, जैसे कि gold होता है. As quiet as a lamb means बहुत चुप रहता है, बहुत obedient है, बहुत ही शरीफ है. अब उसकी माँ क्या कहती है, लेकिन माखन तो मेरा बहुत अच्छा है. फटिक तो बहुत बुरा है, कहना नहीं मानता, एकदम जंगली है, बहुत ही आलसी है. लेकिन माखन तो सोने जैसा है, वो तो एकदम चुप रहता है, बहुत ही शांत है, पढ़ता है. तो बिशंबर क्या कहता है अपनी बहन को, वो कहता है कि चलो मैं फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा और मैं अपने बच्चों के साथ इसे पढ़ाऊंगा. द widowed mother readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. His joy knew no bounds means उसकी खुशी unlimited थी, उसकी खुशी का कोई अंत नहीं था, बहुत ज्यादा खुश था वो. अब फटिक की माँ जो थी वो एक विडो थी, उसके पिताजी का देहांत हो चुका था. तो वो एकदम से मान गई कि हाँ चलो एक बच्चे की जिम्मेवारी उसका भाई ले लेगा. और जब फटिक से बिशंबर ने पूछा तो वो भी बहुत खुश था कि वो कैलकटा जाएगा. और जिस तरह से उसने अपने अंकल को कहा ओ यस अंकल, तो सबको पता चल गया कि हाँ वो भी कलकत्ता जाना चाहता है. इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक. She had a prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. Prejudice का मतलब है opinion not based on reason. Means एक baseless opinion है आपके दिमाग में. फटिक की मदर है जो, वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करती है कि हाँ चलो बिशंबर इस मुसीबत को अपने साथ ले जाएगा. और उसके माइंड में ऐसे ही एक बायस बना हुआ था और उसे फटिक पसंद नहीं था. वो उसकी माँ थी लेकिन फिर भी वो अपने बेटे फटिक से प्यार नहीं करती थी. वो हर वक्त डरती रहती थी कि शायद फटिक माखन को नदी में ना डुबो दे या उसका सिर ना तोड़ दे उससे लड़ते हुए, या उसे किसी खतरे में ना डाल दे. तो अपने छोटे बेटे को बचाने के चक्कर में वो बड़े बेटे से नफरत करने लग गई थी. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. जब उसने देखा कि फटिक तो कलकत्ता जाने के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है, तो उसे वो चीज भी ठीक नहीं लगी. इस चीज में भी वो डिस्ट्रेस में थी, मीन्स परेशानी में थी कि भाई ऐसी क्या बात है, वो यहाँ से जाकर कैलकटा क्यों जाना चाहता है. Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. On pins and needles means nervously awaiting something. अब फटिक तो इतना ज्यादा क्यूरियस था, वो हर वक्त हर मिनट अपने अंकल को पूछी जा रहा था कि हम कलकत्ता कब जाएंगे. और वो बहुत ज्यादा नर्वस था और बहुत ज्यादा क्यूरियस था कलकत्ता जाने के लिए.
He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. Bequeathed means आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे देते हैं. Perpetuity means forever. Generosity is large heartedness, बड़े दिल वाला होना, and unbounded means limitless. अब उसने क्या किया, फटिक ने उसने सोचा कि अरे मैं तो कैलकाटा जा रहा हूं, तो उसने अपनी जो चीजें थी, अब उसकी क्या चीजें हैं, फिशिंग रॉड, उसकी पतंग और मार्बल्स, कंचे, उसने ये सारी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें माखन को दे दी हमेशा के लिए. और उसे उसकी जो जेनरोसिटी थी, उसका जो बड़ा दिल था, वो लिमिटलेस हो गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा खुश भी था कि वो कैलकाटा जा रहा है. इसलिए उसने अपने छोटे भाई माखन को अपनी सारी चीजें दे दी. When they reached Calcutta, Phatik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking on anyone else. अब जब वो लोग कैलकाटा पहुंचे तो फटिक की मुलाकात बिशंबर की वाइफ से हुई, जो कि उसकी मामी जी थी, और मामी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी. पहले ही 3 बच्चों को वो पाल रही थी, तीनों लड़के थे और अब एक चौथा लड़का आ गया था, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि फटिक वहां पर रहने के लिए आया है. And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. Indiscretion means lack of good judgment. तो आंटी जी, मामी जी क्या सोच रही थी कि 14 साल के गांव के इस लड़के को वो अपने साथ कलकत्ता ले आए हैं, और ये चीज बहुत गलत है. बिशंबर ने एक बहुत ही गलत फैसला किया है. ऐसा फैसला करने से पहले उसे उनसे पूछ लेना चाहिए था. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as a young boy, as a little boy, and he is always getting in the way. तो यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जो लड़के होते हैं ना, जो जैसे 14-15 साल के होते हैं, वो एक न्यूसेंस होते हैं, मीन्स एक प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ना तो वो देखने में अच्छे लगते हैं, ना ही उन्हें कोई काम काज आता है. तो ना तो आप उनको छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हो और उन्हें प्यार उस तरह से नहीं कर सकते, और वो ना भी बड़े हुए हैं, तो वो कोई काम भी करना नहीं जानते. तो वो क्या कहना चाहते हैं कि इस एज के जो बॉयज हैं वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, किसी को भी वो पसंद नहीं आते, क्योंकि ना तो वो बच्चे हैं ना तो वो बड़े हैं. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. Childish lisp means mispronunciation by children, means बच्चों की तरह बोलना, and impertinent means rude. Resented means to be angry because one is forced to do something. अब अगर ये जो लड़का है, जो इस एज ग्रुप के बॉयज होते हैं, अगर वो बच्चों की तरह बोलते हैं तो सभी उसको बेबी बेबी कह के उसका मजाक उड़ाते हैं. अगर वो बड़ों की तरह बोलते हैं और जवाब देते हैं तो सबको लगता है कि ये रूडली बिहेव कर रहा है. तो बेचारे इन बॉयज के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरफ लोग भी ठीक नहीं है, और अगर इनके साथ कोई भी बात की जाए तो ये रिजेंट करते हैं, मीन्स ये गुस्सा मान जाते हैं, और ये अनअट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये अभी ग्रो हो रहे होते हैं. He grows out of his clothes with indecent haste, his voice grows hoarse and breaks in quavers, his face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. Quaver means कांपना, shake or tremble due to emotion or nervousness. तो यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि उनके कपड़े भी उनके लिए छोटे हो जाते हैं, और उनकी आवाज भी अचानक से रफ होने लग जाती है और ऐसे टूटी टूटी सी हो जाती है, जैसे कि वो कांप रही हैं. उनका जो चेहरा है उसकी शेप भी बदलने लग जाती है, वो बहुत ही एंगुलर, बहुत ही तीखा जॉ लाइन हो जाता है उनका. और यहाँ पे फिर हमारे राइटर कहते हैं, इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मीन्स बचपन में जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, मीन्स जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस करते हैं, वो हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन ये जो जब बड़े हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी में होते हैं बच्चे, तब जिस तरह की वो हरकतें करते हैं या उनकी ग्रोथ में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली राइटर बताना चाहते हैं कि मामी जी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही थी फटिक के वहां आने से। The lad himself becomes painfully self-conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ठीक से बिहेव करना नहीं आता। जब वो बड़ों के साथ बात करते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही ओपन वे में बात कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो लगता है उन्हें कि वो ज्यादा ही शर्मीले लग रहे हैं और उन्हें अपनी अपीयरेंस भी ठीक नहीं लगती। जैसे कि वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि वो दिखने में कैसे अजीब से लग रहे हैं। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. Craves means having a strong desire. फिर हमारे राइटर कहते हैं लेकिन यही वो एज है जिस एज में इन बच्चों को बहुत ज्यादा रिकग्निशन और प्यार चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, और अगर कोई भी उसको ये प्यार और अटेंशन देता है तो वो उसके गुलाम बन जाते हैं। But none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So, what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. Chiding is scolding. तो कहते हैं लेकिन कोई भी इन बच्चों को प्यार नहीं करता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप उनको परवरिश करते हुए ज्यादा प्यार करेंगे तो वो इंडल्जेंस हो जाएगी, मीन्स आप उन्हें बुरी आदतों में डाल देंगे जो कि उनके लिए बैड है। इसीलिए क्या किया जाता है, उन्हें ज्यादा डांटा जाता है, जिससे कि बच्चों को कैसा लगता है कि वो कोई स्ट्रे डॉग है जिसका मास्टर खो गया है। मीन्स उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी उनका अपना नहीं है, वो इस दुनिया में गुम गए हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं करता। For a boy of 14, his own home is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. Paradise means heaven, Jannat, and to be slighted का मतलब है to feel insulted because someone has done or said something that shows that they think you are not important. नहीं, इस दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसा शो करना कि तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि फटिक की एज के जो लड़के हैं वो अपने ही घर में रहना पसंद करते हैं। किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति के घर में रहना उनके लिए टॉर्चर से कम नहीं है। और जब खास तौर पे वहां पे कोई ऐसी औरत है जैसे कि फटिक की मामी जी, जो कि उसे ऐसी नजरों से देखती थी जिससे फटिक को ऐसे लगता था कि फटिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। It was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lessons. Anguish का मतलब है sadness and despised is to dislike someone. अब फटिक के लिए बहुत ही दुख भरी बात थी कि उसकी आंट ने उसका कभी स्वागत नहीं किया। उसकी आंट ने उसे ऐसा फील कराया कि वो अनवांटेड है, वो नहीं चाहती कि वो उसके घर में रहे, वो उसे डिसलाइक करती थी और उसे शो करती थी कि तुम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अपनी इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए, अपनी आंट को खुश करने के लिए फटिक को जब भी आंट कोई काम बोलती थी वो फटाफट से कर देता था और बेचारा इतना डेस्परेट होता था कि आंट को खुश करना है कि वो बहुत ज्यादा काम कर देता था। उसके बाद आंटी कहती थी कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो और तुम काम को रहने दो और तुम अपनी पढ़ाई ही करो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. Oppressed means subject to harsh and authoritarian treatment. फटिक की आंट उस पे हर वक्त अपनी अथॉरिटी जमाती रहती थी और फटिक को एकदम घुटन महसूस होती थी। उसे लगता था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा, इसलिए वो खुले मैदानों में जाना चाहता था और आराम से चैन की सांस लेना चाहता था।
But there was no open country to go to. Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, we would dream night after night of his village home and long to be back there. अब फटिक तो कैलकाटा में रहता था जो कि बहुत ही क्राउडेड सिटी थी। वहां पे क्या था, दीवारें ही दीवारें थी, घर ही घर थे एक एक लाइन में, वहां पे कहीं भी कोई ओपन खुले मैदान नहीं थे। इसलिए हर रात फटिक को इतना कंजस्टेड फील होता था, उसका मन करता था वापस अपने गांव जाने का। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. तो उसे गांव याद आता था, गांव के खुले खुले मैदान जहां पर वो पतंग उड़ाता था, वो नदी का किनारा जहां पे वो ऐसे घूमता रहता था, गाने गाता था और चिल्लाता था और उसको बहुत एंजॉयमेंट मिलती थी। वो जो छोटा सा झरना था जहां पे वो पानी में डुबकी लगाता था, कभी भी जाकर तैर सकता था। He thought of his band of boys, companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. Despot is a ruler or other person who holds absolute power, typically one who exercises it in a cruel or oppressive way. Tyrant is a cruel and oppressive ruler, prejudice is biased. Now, despot here means that Phatik thought that he is despot. Phatik is a person or a ruler जिसकी एब्सोल्यूट पावर होती है। तो फटिक को अपनी गैंग याद आती थी, वो लड़कों का ग्रुप जिसका वो लीडर था और उन पर उसकी टोटल पावर चलती थी। जो फटिक बोल देता था वो वही करते थे। और फिर उसे अपनी माँ भी याद आती थी जो कि एक टायरेंट के जैसी थी, एक क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर के जैसी थी। और उसके मन में, फटिक की माँ के मन में फटिक के खिलाफ एक प्रेजुडिस था, एक बेसलेस बायस था जिसकी वजह से वो फटिक से नफरत करती थी और माखन से प्यार। A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved, an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the shy, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. Wistful means a feeling of sadness because you are thinking of something that is impossible or in the past. Lean is thin, uncouth is lacking good manners. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फटिक के मन में क्या चलता रहता था। जैसे जानवर होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ही फटिक को भी कोई प्यार करने वाला चाहिए था। उसे ऐसे लगता था कि उसको कोई भी प्यार नहीं करता। वो despite knowing this that his mother does not love him, still he wanted to go to her because he was longing for that parental affection from her. वो चाहता था कि उसकी माँ उसे प्यार करे, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को घोट रहा था, मन ही मन में वो रो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता। और इस वजह से क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहा था और सफोकेटेड फील कर रहा था और उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकता और हर वक्त उसके अंदर ऐसा चल रहा था। There was no more backward boy in the whole school than Fatika. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. Gaped means हैरानी से देखना and overladen ass means he was burdened. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फटिक के स्कूल में कैसा सिस्टम था। स्कूल में भी उसे बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था और जब भी उसकी टीचर उससे कोई सवाल पूछती थी उसे कुछ नहीं समझ में आता था और वो ऐसे मुंह खोल कर उसे घूरता रहता था और चुप रहता था बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट टू आंसर। और जिस तरह से गधा होता है ना जिसके ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है, इसी तरह फटिक की हालत बन गई थी और जितनी भी डांट पिटाई स्कूल में मिलती थी वो उनसे लेता रहता था, कुछ भी बोलता नहीं था। वो बेचारा मन ही मन में अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, बिल्कुल चुप रहता था लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को घोट रहा था।
When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. Gazed means looked long and steadily, and espied means caught sight of. जब भी फटिक देखता था खिड़की में से बाहर के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके मन में भी ये चाहत उठती थी कि वो भी जाकर उनके साथ खेले। और अगर कभी वो देख लेता था कि बच्चे टेरेस छत के ऊपर खेल रहे हैं, तो उसके दिल में बहुत दर्द होती थी, क्योंकि उसके अंदर भी डिजायर जागती थी कि वो भी उनके साथ जाकर खेले, नहीं तो वो अपने गांव चला जाए और वहां पे एंजॉय करे अपने ग्रुप के साथ। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" His uncle answered, "Wait till the holidays come." But the holidays would not come till November, and there was a long time still to wait. एक दिन फटिक ने बहुत करेज इकट्ठा किया और अपने अंकल बिशंबर से पूछा कि मैं घर कब जा सकता हूँ। उन्होंने कहा, छुट्टियों में चले जाना। लेकिन छुट्टियां तो अभी बहुत दूर थी, छुट्टियां तो नवंबर में होने चाहिए थी, और तब तक वेट करना फटिक के लिए बहुत मुश्किल था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. अब फटिक की किताब गुम गई थी। बुक्स के साथ भी पढ़ाई करना इतना मुश्किल था कि बिना बुक के तो पढ़ाई करना इम्पॉसिबल था। तो फटिक के पास किताब नहीं थी, इसलिए उसके टीचर उसे छड़ी से मारते थे। His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. Abjectly means in a bad way. Jeer means to laugh at someone. फटिक की हालत काफी खराब हो गई थी। उसके जो कजन्स थे, जो मामा जी के बेटे थे, वो भी उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। और फाइनली फटिक अपनी आंट के पास गया और उसने उन्हें बताया कि मेरी किताब गुम गई है। His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" Pursed her lips in contempt means उसके चेहरे का ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो सुपीरियर है और फटिक का मजाक उड़ा रही है। Clumsy means awkward and country lout means ill-mannered villager. तो वो फटिक को कहती है, तुम गांव के बदमाश और ill-mannered बच्चे हो, तुम यहाँ पर आ गए हो रहने के लिए और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें महीने में 5 बार नई किताबें दिलाऊंगी। मेरा इतना बड़े परिवार है, मैंने और इतने सारे खर्चे करने होते हैं, तो मैं कैसे अफोर्ड करूंगी। That night, on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. उस दिन जब फटिक स्कूल से घर वापस जा रहा था, तो उसका बहुत सिर दुख रहा था, वो कांप भी रहा था। उसे लगा कि शायद उसे मलेरिया हो गया है और उसे लगा कि वो अपनी आंट को और ज्यादा परेशान करेगा, जिससे उसकी आंट गुस्सा हो जाएगी। इस चीज की चिंता फटिक को ज्यादा लग रही थी। The next morning, Fatik was nowhere to be seen. All searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through the skin. At last, Bishambar asked help from the police. Futile means useless, and torrents means fury. अब फटिक सुबह कहीं था ही नहीं। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन फटिक नहीं मिला। और पूरी रात बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। जो भी फटिक को ढूंढने गए, वो भी पूरे भीग भीग कर वापस आ रहे थे। फाइनली बिशंबर ने पुलिस को कंप्लेंट की। At the end of the day, a police van stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. 2 constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bishambar. तो फाइनली रात तक पुलिस ने फटिक को ढूंढ लिया और 2 कांस्टेबल्स फटिक को गोदी में उठाकर लाए और उन्होंने उसे बिशंबर को दे दिया। He was wet through from head to foot, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. Bishambar carried him in his arms and took him into the inner apartment. फटिक की पूरी बॉडी गीली थी, वो मिट्टी से भरा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी, उसे बुखार था और वो कांप रहा था।
बिशंबर ने उसे गोद में उठाया और उसे घर के अंदर ले गया. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Haven't you better send him home?" Fatik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was going home, but they dragged me back again." तो फटिक की मामी जी कहती है, अरे ये लड़का कितनी मुसीबत है, इसे वापस घर ही क्यों नहीं भेज देते. तो फटिक ने जैसे ही आंट की बात सुनी जोर जोर से रोने लगा और उसने बिशंबर को कहा कि अंकल मैं घर ही जा रहा था, ये पुलिस वाले मुझे घसीट कर यहाँ ले आए. सो फटिक ने उसको पहले से ही पता था कि उसकी आंट नहीं चाहती कि वो वहां पर रहे, इसी वजह से वो अपने घर जा रहा था. The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Bishambar brought in a doctor. Fatik opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" Delirious means talking incoherently. वो इसका जो state of mind है वो present में नहीं है, वो confused state में है. Vacantly means blankly. फटिक का बुखार बहुत तेज हो गया था और सारी रात वो ऐसे ही कुछ भी बोलता जा रहा था. और बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया और जैसे ही फटिक की आंखें देखी गई उनमें बहुत तेज बुखार था और वो छत की तरफ देख रहा था और उसने बिशंबर से पूछा कि क्या छुट्टियां आ गई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ. Bishambar wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that, mother. I am telling the truth." बिशंबर ने अपनी आंखें भी पोंछी जिनमें आंसू आ गए थे और उसने फटिक के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और सारी रात वो फटिक के पास बैठा रहा. रात को फिर से फटिक बोलने लग गया, "हे माँ, मुझे मत मारो मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ." सो इस तरह से बुखार की हालत में फटिक की ये जो लाइंस हैं ये हमें शो कर रही हैं फटिक की फीलिंग्स, दैट ही वांट्स इमोशंस, ही वांट्स लव, अफेक्शन. उसे वो प्यार अपनी माँ से भी नहीं मिला और फिर मामी जी से भी नहीं मिला. The next day Fatik became conscious for a short time. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया. उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई. ऐसे लग रहा था कि उसे किसी के आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब उसे कोई भी नहीं दिखा तो फिर से उसने पिल्लो पर अपना सिर रख लिया और दीवार की तरफ चेहरा करके लेट गया और उसने लंबी सी आहें भरी क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड था. वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी. बिशंबर knew his thoughts and bending down his head whispered, "Fatik, I have sent for your mother." The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. बिशंबर को पता था कि फटिक किसका इंतजार कर रहा है, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है. और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और डॉक्टर ने कहा कि फटिक की कंडीशन सीरियस है. फटिक began to cry out, "By the mark, 3 fathoms, by the mark, 4 fathoms, by the mark." He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. प्लम्बिंग मीन्स ट्राइंग टू नेविगेट. आप उसमें अपनी जो नाव है उसे तैराने की कोशिश कर रहे हैं. फैथम्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर. तो फटिक ने इस तरह से सुना था कि जब नदी में वो बोट को लेकर जा रहे होते हैं तो नाविक इस तरह से चिल्लाते हैं, जोर लगा के हईशा जैसे हम बोलते हैं, इस तरह से वो एक दूसरे को बोलते हैं. तो अब फटिक भी ये सेंटेंस दोहराने लग जाता है और राइटर कहते हैं, नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एंड अनफैथमेबल सी. अब फटिक भी एक ऐसे समुंदर में फंस गया था जिसकी बहुत ज्यादा डेप्थ थी और अब फटिक भी उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो ये लाइंस रिपीट करता है. लेटर इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. Whirlwind क्या है? पानी में जो घुमेरी घूमती है ना, गोल 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 गोल. Bishamber tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatik, my darling, my darling." Now, whirlwind is a column of air moving rapidly round and round in a cylindrical or funnel shape, something like this.
and flung it through somebody suddenly. जैसे ही फटक की मम्मी घर पर आई, वो एकदम से तेज तेज कमरे में आ गई और इधर उधर ऐसे गिरने पड़ने लग गई और जोर जोर से रोने लग गई। तो बिशंबर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो बेड पे जोर से गिर गई और रोने लग गई, फटिक मेरे बच्चे, फटिक मेरे बच्चे। तो अब तो वो ऐसे जोर जोर से रो रही है और ड्रामा कर रही है, और पहले तो वो उसे डांटती रहती है। फटिक stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, the mother cried again, Fatik, my darling, my darling. तो फटिक जो कि रेस्टलेस था, हाथ पांव मार रहा था, वो 2 मिनट के लिए रुक गया और उसने कहा कि भाई माँ आ गई। तो माँ फिर से रोने लग गई, फटिक मेरे बच्चे, फटिक मेरे बच्चे। फटिक ने धीरे से अपने सिर को हिलाया और किसी को नहीं देखा, और बस वो कहता है, मदर द हॉलीडेज हैव कम। बस वो ये कहता है कि हाँ, मेरी माँ आ गई, यानी कि छुट्टियां आ गई, क्योंकि मामा जी ने कहा था कि छुट्टियों में तुम अपने गांव जा सकते हो। तो अब मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ, यानी कि मैं गांव पहुंच गया, यानी कि छुट्टियां आ गई। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही टचिंग स्टोरी है। छोटा सा बच्चा है फटिक, जो कि 14 इयर्स एज का, किस तरह से लैक ऑफ पेरेंटल इमोशंस, लैक ऑफ दैट इमोशनल बॉन्डिंग lead to this end, lead to this deteriorated health of Fatik, we have seen in this story. And this story makes us realize how important it is to create a bonding of love and affection with your family. So thank you for watching this video. I hope you've understood the story, and if you have any doubts, आप comments में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, please give us a thumbs up, and for more useful videos, subscribe to the channel.